Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is machine learning interview preparation part 2. So पहला क्वेश्चन है what is overfitting in supervised learning and how do you prevent it? So जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल आपसे किए जा सकते हैं. सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. सो ओवरफिटिंग कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है. ओवरफिटिंग अकर्स व्हेन अ मशीन लर्निंग मॉडल लर्न्स टू फिट द ट्रेनिंग डेटा टू क्लोजली to the point where it memorizes the noise in the data and performs poorly on new unseen data. जब आप एक मॉडल ट्रेन करते हो तो जब वो मॉडल ट्रेनिंग डेटा के पॉइंट्स से बहुत ही क्लोजली जाता है, यानी हर पॉइंट से जाके, एज यू कैन सी हियर इन दिस केस, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ये जो मॉडल है इसका ये जो लाइन है हर पॉइंट के पास से गुजर रहा है. इसे कहते हैं ओवरफिटिंग. इस केस में जब आप इस मॉडल को नया डेटा दिखाते हो तो वो उस पर बहुत ही पुअरली परफॉर्म करता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग. नाउ द सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है दैट हाउ टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग. बहुत ही सिंपल है. ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं मशीन लर्निंग में, आपको वो इस्तेमाल करने होगी. लाइक रेगुलराइजेशन एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप ओवरफिटिंग को हटा सकते हो, अपने मॉडल के परफॉर्मेंस को ठीक कर सकते हो, जिसको हम आगे देखेंगे. इसके अलावा आपके पास क्रॉस वैलिडेशन है एंड अर्ली स्टॉपिंग है. यानी क्रॉस वैलिडेशन, रेगुलराइजेशन एंड अर्ली स्टॉपिंग वो टेक्निक्स है जिनकी मदद से आप ओवरफिटिंग को हटा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज अर्ली स्टॉपिंग इन मशीन लर्निंग. अब बहुत सिंपल है, अर्ली स्टॉपिंग रेगुलराइजेशन का एक टेक्निक है. ठीक है, जो ओवरफिटिंग को हटाने के लिए यानी ओवरफिटिंग को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन इसको समझो ये काम किस तरह करता है. In machine learning, early stopping is a form of regularization used to avoid overfitting when training a learner with an iterative method such as gradient descent. अभी के लिए just follow me. Such methods update the learner so as to make it better fit the training data with each iteration. अच्छा, अगर आपने डीप लर्निंग पढ़ा है और वहाँ पे आपने न्यूरल नेटवर्क पढ़े हैं, तो जब आप एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हो, लेट्स से आपने वहां पे 10,000 इपॉक्स का इस्तेमाल किया. इपॉक्स का मतलब है कि उसी ही सेम डेटा को आप 10,000 टाइम्स ट्रेन करते हो मॉडल से. ठीक है, यानी मॉडल को आप 10,000 टाइम्स ट्रेन करते हो उसी सेम डेटा से. तो उस केस में होता क्या है कि ट्रेनिंग डेटा में आपको पता नहीं चलता कि किस जगह पे हमारा मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा. तो उस केस में एज यू कैन सी, अब इस ग्राफ से देखो, आपका जो ट्रेनिंग डेटा है वो यहाँ तक आ रहा है. ठीक है, यहाँ से आपका प्लॉट जा रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओवरफिटिंग हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे देख वैलिडेशन सेट में यहाँ पे देख ये ओवरफिटिंग हो रहा है. तो ये बता रहा है कि इस केस में जैसे ही ओवरफिटिंग स्टार्ट हुआ, लेट से आपने 10,000 अपने मॉडल को ट्रेन किया 10,000 इपॉक्स से, तो जो फर्स्ट 300 इपॉक्स से वो लेट से यहाँ पे है. दिस इज कॉल्ड अर्ली स्टॉपिंग. कि इस 300 इपॉक्स पे आप स्टॉप करो, यानी आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10,000 इपॉक्स आप यूज करो 300 इपॉक्स ताकि आपका मॉडल और फिट ना करे. सो इन अ वे ओवरऑल जो मतलब है, मीनिंग है अर्ली स्टॉपिंग का, वो और फिटिंग को प्रिवेंट करता है. रेगुलराइजेशन का एक टाइप है, लेकिन ये आपको बताता है स्पेशली इन केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स कि अगर आपने 10,000 इपॉक्स का इस्तेमाल किया है तो वो कौन से इपॉक्स हैं, लेट्स से 100, इट कुड बी 200, इट कुड बी 300, जहां पे आपका मॉडल बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा. इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको और फिटिंग का इशू आ सकता है. इसको हम आने वाले वीडियो में, ये तो जस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं आपको कोड भी बताऊंगा कि किस तरह कोड की मदद से आपको आइडिया होगा कि कब मैंने स्टॉप करना है इपॉक्स को यूजिंग दिस अर्ली स्टॉपिंग. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इन सुपरवाइज्ड लर्निंग. अब मैंने आपको बताया है कई वीडियो में अपने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में कि सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रॉब्लम है जो लेबल डेटा पे काम करता है, जिसमें आपके पास इनपुट फीचर्स भी होते हैं एंड आउटपुट यानी टारगेट वेरिएबल भी होता है. ठीक है,
लेकिन इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक है क्लासिफिकेशन, एक है रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो आपका आउटपुट वेरिएबल होता है वो बाइनरी होता है, ठीक है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, 0 and 1, ट्रू फॉल्स, यस नो, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन के केस में जो आपका आउटपुट वेरिएबल होता है वो न्यूमेरिकल होता है, जैसे कि हाउस प्राइस, ठीक है। So classification and regression are two common types of supervised learning problems. In classification, the goal is to predict a categorical label for each input. यानी जितने भी input variables होते हैं उनका जो output column होता है, जिसको आप आउटपुट वेरिएबल भी कहते हो, जिसको आप टारगेट वेरिएबल भी कहते हो, वो बाइनरी प्रॉब्लम होगा, यानी कैटेगोरिकल लेबल होगा, यस नो, ट्रू फॉल्स। इट कुड, ये मल्टीपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जस्ट 0 1 हो, इट कुड बी 5 कैटेगरीज भी वहां पे हो सकते हैं। सच एज, इसकी एग्जांपल आपके पास ईमेल वाला बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है स्पैम का, कि ये स्पैम है या नहीं, यानी ट्रू एंड फॉल्स, यस और नो। रिग्रेशन के केस में जब हम एक टारगेट वेरिएबल हमारे पास होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी उनका आउटपुट कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि प्राइस, किसी भी चीज़ का अगर आपने प्राइस मालूम करना है तो वो आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और इन दैट केस योर प्रॉब्लम विल बी रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ग्राफ की मदद से आप देख सकते हो इस प्लॉट में दिस आर योर यस एंड नो, ग्रीन एंड ब्लू आप ऐसा समझो कि यस एंड नो, 0 and 1 है, तो इनके दरमियान जो लाइन है हमने सेपरेट किया है। सो इन अ वे आप समझ सकते हो कि दिस इज योर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन के केस में ऑल योर कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस पॉइंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा। अब ये सेम प्रॉब्लम है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि अब देखना लेबल डेटा में क्या होता है, लेबल डेटा में आपके पास इनपुट वेरिएबल्स भी होते हैं और एक टारगेट वेरिएबल भी होना चाहिए, एक टारगेट कॉलम भी होना चाहिए, वही आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर आपके दो आते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेबल डेटा। सो लेबल डेटा इज नथिंग बट इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, लेबल डेटा को आप एनोटेटेड डेटा भी कहते हैं। सम टाइम वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लेबल डेटा वो आपसे पूछते हैं एनोटेटेड डेटा। सो एनोटेटेड डेटा, लेबल डेटा एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग इज नथिंग बट इट इज द सेम थिंग। अनलेबल्ड डेटा इज रिलेटेड टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम, जहां पे आपके पास इनपुट कॉलम्स तो होते हैं बट आउटपुट वेरिएबल नहीं होते, यानी टारगेट वेरिएबल नहीं होता। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एनोटेटेड डेटा, ठीक है। सो इस प्लॉट या इस डेटा सेट की मदद से समझना, ये टाइटैनिक डेटा सेट है जिसमें आपके पास ये सर्वाइव्ड एक आउटपुट वेरिएबल है। अब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक लेबल डेटा है क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर, पी क्लॉस, नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पॉट, टिकट, फिर ये सारे के सारे इनपुट कॉलम है, और इस बेस पे मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि टाइटैनिक में कौन सा बंदा सरवाइव कर गया या कौन सा बंदा वहां पे मर गया, ठीक है। सो ये एक 0 and 1 है, यानी कैटेगरीज हैं। सो ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम के अंदर, यानी लेबल डेटा है। लेकिन अगर इस सेम डेटा में मैंने प्रेडिक्ट करना था फेयर, कि टाइटैनिक जहाज का फेयर कितना था, यूजिंग ऑल दिस इनपुट फीचर, पैसेंजर, पी क्लॉस, नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, पोर्च, कैबिन, एम्बार्क्ड, और मैंने प्रेडिक्ट करना हो फेयर, तो इन दैट केस ये मेरा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है इन द सेम थिंग लाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। बट अगर इसी ही सेम डेटा में मेरे पास इनपुट कॉलम्स होते बट देर इज नो सर्वाइव्ड, नो फेयर, नो आउटपुट, नो टारगेट वेरिएबल, देन इट इज नोन एज अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। और ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है, यानी अनएनोटेटेड डेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये सिंपल है लेकिन जरूर पूछा जाता है कि अगर आपको एक डेटा सेट दिया जाता है और वहां पे बहुत सारे मिसिंग वैल्यू है, लेकिन वो प्रॉब्लम सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है, आइदर इट कुड बी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, तो इन दैट केस आप मिसिंग वैल्यू को किस तरह फील करते हो। देखना, दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू को फील करते हो या तो आप वैल्यू को हटा देते हो। अगर आपने वैल्यू को फील करने हैं तो उसे कहते हैं इंप्यूटेशन। इंप्यूटेशन के अंदर आप क्या करते हो कि आप किसी भी डेटा के अंदर जो भी कॉलम्स हैं उनके वैल्यूज को फील करते हो, बाय मीन
बहुत सारे टेक्निक्स इनके अंदर। अगर आपने मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है तो उसमें मैंने ये सारे डिटेल के साथ कोडिंग के साथ बताए हैं। अब ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर आपके पास 5 कॉलम है, कॉल 1, कॉल 2, 3 एंड 4। अब कॉल 5 में देखो तो यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है, एन मतलब मिसिंग वैल्यू, और कॉल 2 में यहाँ पे भी एक मिसिंग वैल्यू है, एंड कॉल 3 में रो 2 में मिसिंग वैल्यू है, एंड कॉल 5 में रो 2 में एक मिसिंग वैल्यू है। अब अगर मैंने इन वैल्यू को फिल करना है तो वहां पे मैं इंप्यूटेशन का इस्तेमाल करूंगा। इंप्यूटेशन के अंदर आप मीडियन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से आई एम गोइंग टू फिल दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू फॉर दिस कॉलम 5। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम 5 के अंदर जितने भी बाकी वैल्यू है उनका मीन निकालूंगा, फिर उस मीन को मैं डालूंगा जहां पे मिसिंग वैल्यू है, यानी उस मीन से मैं फील करूंगा मिसिंग वैल्यू इन द सेम कॉलम, एंड द सेम थिंग गोज विद ऑल अदर कॉलम्स इफ यू हैव मिसिंग वैल्यूज। आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीन आप मीडियन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करते हो ये आपको मिल जाएगा मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके अलावा एक और चीज मैं बताना भूल गया। अगर आपने डिलीट करने हो, व्हाट इफ आपके पास कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जहां पे मिसिंग वैल्यू बहुत ही कम है और फिल करने के बजाय आप क्या करते हो, आप उनको हटाते हो, तो आप क्या करते हो, आप रिमूव करते हो इंटायर कॉलम को, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जिस पर आप मशीन लर्निंग के अंदर कुछ एल्गोरिथम्स है लाइक डिसीजन ट्री और डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स, उनके लिए आपको यू डोंट नीड टू फिल वैल्यू, यू डोंट नीड टू रिमूव एनी मिसिंग वैल्यू, ठीक है। नो नीड इंप्यूटेशन, नो नीड डिलीशन, वो ऑटोमेटिकली खुद डिटेक्ट करेगा। डिसीजन ट्रीज मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क बहुत ही स्मार्ट है, वो खुद सब कुछ संभालेगा, आपको किसी फिलिंग या रिमूविंग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, कैन वी कंबाइन लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को समझना है, लेबल डेटा अनलेबल्ड डेटा का मतलब क्या है। ये सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम आपसे पूछे जा रही है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, वो यूज कर सकते हैं दिस टू टर्म्स, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा, कि क्या हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। क्या एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हमारे पास डेटा के अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो जो लेबल्ड भी हो अनलेबल्ड भी हो। डेफिनेटली आप क्या करते हो, समटाइम होता क्या है कि आप लेबल अनलेबल्ड डेटा को कंबाइन करते हो और उस प्रॉब्लम को कहते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास जो सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम हो यानी लेबल डेटा वो लिमिटेड अमाउंट में हो यानी कम हो, तो आप उस डेटा से सबसे पहले किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हो, फिर उस मॉडल को सप्लीमेंट करते हो यानी इंटीग्रेट करते हो लार्जर अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डेटा, यानी आपके पास बहुत ही कम मिकदार में लिमिटेड डेटा है सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम का यानी लेबल डेटा, और आपके पास बहुत ज्यादा अनलेबल डेटा है यानी अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हो, जो सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है या जो लेबल डेटा है उस मॉडल को ट्रेन करते हो, फिर उसको सप्लीमेंट करते हो अनसुपरवाइज यानी अनलेबल डेटा के साथ, और इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम। या से आप प्लॉट में भी दे सकते हो कि आपके पास एक लेबल डेटा है, एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इस मॉडल को आपने ट्रेन किया, और फिर आपके पास एक अनलेबल डेटा है, फिर इस ट्रेन मॉडल से प्रेडिक्ट किया किसको, अनलेबल डेटा के लेबल्स को। कैसे काम करता है यह आपको प्रैक्टिकली मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट इज बाइस एंड व्हाट इज वेरिएंस इन मशीन लर्निंग। फिर आपको आइडिया होगा कि बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इन सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम क्या होते हैं। सो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, कैन यू एक्सप्लेन द बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इन सुपरवाइज लर्निंग। अब यहाँ पे वो आपसे मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहा, ना ही वो आपसे प्लॉट पूछेगा, जस्ट आपने एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, कुछ लाइंस में एक्सप्लेन करना। अगर वो आपसे 22 पूछता है या वेरिएंस पूछता है तो आप सेपरेटली इनको एक्सप्लेन करना, बट अगर वो आपसे 22 एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ पूछता है तो फिर आप जो मैंने हाईलाइट किए इन लाइन को, चल इनको समझते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ। सो ये एक की कॉन्सेप्ट है सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम का। अच्छा, बाइस refers to the error that is introduced by approximating a real world problem with a simpler model। जब आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और आप एक
उस पर एक सिंपल मॉडल इस्तेमाल करते हो। आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसके लिए डिसीजन ट्री एल्गोरिथम की जरूरत है, लेकिन आप यूज करते हो कोई सिंपल मॉडल, हालांकि दोनों का आउटपुट सेम होगा बट आप एक सिंपलर मॉडल इस्तेमाल करते हो, तो इन दैट केस एक एरर अकर होगा और उस एरर को कहते हैं बाइस। अब बाइस के अंदर बहुत सारे फंडे हैं जिसको आप मैंने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में एक्सप्लेन किया है, वहां पे देख लेना। लेकिन जो वेरिएंस होता है वो भी एक एरर होता है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉडल सेंसिटिविटी टू फ्लक्चुएशन इन द ट्रेनिंग डेटा। जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो वहां पे मॉडल सेंसिटिव हो जाता है, कुछ फ्लक्चुएशन करता है, कुछ फीचर्स की तरफ डोमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिएंस क्रिएट होता है। तो ये हो गए वेरिएंस एंड बाइस। लेकिन व्हाट इज बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, हम ये क्यों यूज करते हैं? सो द ट्रेड ऑफ बिटवीन बाइस एंड वेरिएंस, ट्रेड ऑफ का मतलब है कि आप बाइस एंड वेरिएंस के दरमियान तिजारत करते हो, ट्रेड ऑफ करते हो, उनके दरमियान एक सौदा करते हो। इज दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल इंक्रीजेस, जब मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है यानी मॉडल मोर फ्लेक्सिबल बन जाता है, और वेरिएंस जब इंक्रीज करता है तो बाइस डिक्रीज करता है। इस केस में इसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, यानी जब वेरिएंस इंक्रीज करता है और बाइस डिक्रीज करता है, और जब बाइस इंक्रीज करता है तो वेरिएंस डिक्रीज करता है, इस केस में हम दोनों एरर्स को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, क्रॉस वैलिडेशन एंड हाउ इट इज यूज्ड इन सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, पहले क्रॉस वैलिडेशन को समझो, प्लॉट से हम समझेंगे बट इससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड राइट हियर। सो क्रॉस वैलिडेशन इज अ टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए मशीन लर्निंग मॉडल बाय पार्टीशनिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स मल्टीपल टाइम्स। नॉर्मली जब आप एक मॉडल ट्रेन करते हो तो आप डेटा को डिवाइड करते हो, ठीक है, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेट्स में। लेकिन व्हाट इफ अगर आप उस सेम डेटा को मल्टीपल टाइम्स ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करो, तो उसे कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। लेकिन ये कैसे काम करता है और हम ये क्यों करते हैं? सो ईच टाइम अ डिफरेंट सबसेट ऑफ द डेटा इज यूज फॉर टेस्टिंग व्हाइल द रिमेनिंग डेटा इज यूज फॉर ट्रेनिंग। अच्छा, चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है, दिस इज माई फोल्ड 1, ठीक है, इसके अंदर आप फोल्ड्स बनाते हो, वैलिडेशन यानी k विल बी इक्वल टू 4। अगर आप 4 फोल्ड बनाते हो देन योर नंबर ऑफ k विल बी इक्वल टू 4। अब इसके अंदर एक टेस्टिंग सेट है, 80% डेटा ट्रेनिंग सेट है एंड 20% डेटा टेस्टिंग सेट है। दिस इज माई फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। जब नेक्स्ट डिवीजन होगा, नेक्स्ट फोल्ड होगा, तो वहां पे जो टेस्टिंग सेट होगा वो अपडेट होगा, ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग डेटा होगा वो ट्रेनिंग सेट में चला जाएगा। अगेन द सेम थिंग गोज विद फोल्ड 3 एंड फोल्ड 4। इसका फायदा ये है कि जब आप क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल करते हो यानी अपने डेटा को मल्टीपल टाइम्स ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करते हो, तो ये अगेन और फिटिंग से प्रिवेंट करता है। सेकंड, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि और फिटिंग से बचने के लिए आपको यूज करना होगा रेगुलराइजेशन, क्रॉस वैलिडेशन एंड अर्ली स्टॉपिंग। सो अर्ली स्टॉपिंग हमने पढ़ा है, दैट वाज क्रॉस वैलिडेशन। अर्ली स्टॉपिंग में आप मालूम करते हो कि किस इपॉक्स पे आपका डेटा, आपका मॉडल बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा ताकि और फिटिंग से बचा जाए। लेकिन अगेन अगर आपने और फिटिंग से बचना है तो आप एक और टेक्निक यूज कर सकते हो, क्रॉस वैलिडेशन, जहां पे आप ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स बनाते हो मल्टीपल टाइम्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलराइजेशन अगेन और फिटिंग वाला टेक्निक है और फिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है, बट इट कुड बी आस्क दैट व्हाट इज रेगुलराइजेशन एंड हाउ डज इट हेल्प to prevent overfitting in supervised learning. Okay, so regularization is a technique for preventing overfitting in machine learning model. वही same question है and same answer है. It involves adding a penalty term to the loss function that the model is trying to minimize. अच्छा, यहाँ पे आप जब भी कोई मॉडल ट्रेन करते हो मशीन लर्निंग का, तो आप उनके अंदर आप बैकएंड में आप नहीं देखते, आप तो जस्ट मॉडल इंपोर्ट करते हो, साइकिट-लर्न का इस्तेमाल करते हुए फिर फिट करते हो एंड प्रिडिक्ट करते हो, लेकिन उनमें एक पेनाल्टी टर्म होता है, ठीक है, जो लॉस फंक्शन के लिए यूज होता है। सो उसके लिए आप रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल करते हो। सो ये जो भी पेनाल्टी टर्म होता है ये कुछ इस तरह डिजाइन होता है, जो भी मॉडल फिट होता है ट्रेनिंग डेटा पर टू क्लोजली, यानी ओवर फिटिंग जो होता है
उसमें हेल्प करता है ताकि इंप्रूव करे आपके मॉडल के परफॉर्मेंस को नए डेटा पर यूजिंग दिस रेगुलराइजेशन टेक्निक। अब इसका कोड किस तरह होता है अगेन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो इस प्लॉट की मदद से देखना, यहाँ पे आपका मॉडल वही ओवरफिटिंग है, हर डेटा पॉइंट के बहुत ही करीब से गुजर रहा है, बहुत ही क्लोजली जा रहा है। लेकिन जब आप रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल करोगे देन यू वुड सी कि आपका जो मॉडल होगा वो बिल्कुल पॉइंट के बीच में से गुजरेगा, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा हर पॉइंट को, ठीक है। इस केस में आप ओवरफिटिंग से बचोगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कर्सिव डायमेंशनैलिटी इन सुपरवाइज्ड लर्निंग? इसको समझो। कर्सिव डायमेंशनैलिटी इज नथिंग बट इट इज अ टर्म इन मशीन लर्निंग। जो सिंपली आप इतना समझो कि आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर डायमेंशन बहुत ज्यादा हो, यानी डायमेंशन इज नथिंग बट कॉलम्स, कॉलम इज नथिंग बट फीचर्स। अगर आपके पास फीचर बहुत ज्यादा है, आपके डेटा का डायमेंशन बहुत ज्यादा है, देन इन दैट केस इट इज नोन एज कर्सिव डायमेंशनैलिटी। सो द नंबर ऑफ फीचर्स और डायमेंशन, फीचर्स और डायमेंशन इज नथिंग, इट सेम थिंग्स, ओके। In data increases, then the number of possible configuration for the data increases exponentially, making it increasingly difficult to find meaningful pattern or relationship in the data. अच्छा, इस क्वेश्चन को समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है और ये आपके काम भी आएगा। आपको मिला एक डेटा सेट, उस डेटा सेट में 2D है, ठीक है, 2D है। अब 2D एक सिंपल टास्क है, 2D डायमेंशन वाला जो डेटा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस to understand this question I am taking 2D dimension data, okay। तो उस केस में आपके जो भी इनपुट फीचर्स है, आउटपुट वेरिएबल है, वो 2 डायमेंशन डेटा है और ये एक सिंपल टास्क है, आप उसको अच्छे तरीके से डील आउट कर सकते हो। अब उन फीचर्स के दरमियान में जो भी पैटर्न्स है, रिलेशनशिप है, आप प्लॉट की मदद से यूजिंग सीबोन और पेंडास और वट एवर यू आर यूजिंग आसानी के साथ मालूम कर सकते हो। नाउ व्हाट इफ 3 डायमेंशन डेटा हो या उससे भी ज्यादा 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, जो कि बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही रेयर केस है। उस केस में आपका जो डेटा होगा वो कर्सिव डायमेंशनैलिटी कहलाता है और वहां पे जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी इनपुट कॉलम्स होते हैं, उनका आउटपुट कॉलम के साथ पैटर्न्स, रिलेशनशिप वो मालूम करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। हालांकि आप मालूम कर सकते हैं बट इट कुड बी डिफिकल्ट, ओके। सो दिस इज नोन एज कर्सिव डायमेंशनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये एक एल्गोरिदम है, इंसेंबल टेक्निक जिसे आप कहते हो। मशीन लर्निंग के अंदर एक लर्निंग टेक्निक है जिसे आप कहते हो इंसेंबल लर्निंग या इंसेंबल टेक्निक। मैंने अपने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने 51 एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट किए हैं, वहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में इंसेंबल टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज इंसेंबल लर्निंग एंड हाउ इज इट यूज्ड इन सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। सो इंसेंबल लर्निंग इज अ टेक्निक इन विच मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स आर ट्रेन ऑन द सेम डेटा and their predictions are combined to form a single prediction. Ensemble learning can improve the accuracy and robustness of machine learning models, particularly when dealing with noisy or uncertain data. जब आपके पास एक ऐसा डेटा हो जो अनसर्टन डेटा हो, नॉइजी हो, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हों, यहाँ पे भी कर्सिव डायमेंशनैलिटी हो सकता है, क्योंकि इस केस में आपके पास जो रिलेशनशिप है फीचर्स के बीच में वो बहुत ही कम है, यानी नॉइजी डेटा है, अनसर्टन डेटा है। तो वहाँ पे आप मोस्टली बड़े बड़े कंपनियों में जो बड़े बड़े मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेवलपर्स हैं, वो इंसेंबल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसेंबल एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके पीछे जो मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, बस क्योंकि ये जस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप इतना समझो कि इंसेंबल एल्गोरिदम जो है या लर्निंग जो है, वहाँ पे आप मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स या एल्गोरिदम ट्रेन करते हो और फिर उन सब का जो प्रेडिक्शन है उनको कंबाइन करके एक सिंगल प्रेडिक्शन बनाते हो। ये इट्स जस्ट लाइक डिसीजन ट्री, बट थोड़ा सा फर्क है। देखना, ये मेरा एक इनपुट है, यहाँ पे सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 है। तो इसके अंदर जो ट्रीज मैंने बनाए, इट इज एक्चुअली डिसीजन ट्री, ओके। ट्री मैंने एक ट्री ट्रेन किया, ट्री 1 इज नथिंग बट इट इज एन एल्गोरिदम, ओके। डिसीजन ट्री हो सकता है, यहाँ पे एक अनदर डिसीजन ट्री है, एक अनदर डिसीजन ट्री है। एक्चुअली ये प्रेडिक्शन है इस सैंपल का, इस सैंपल 2 का ये प्रेडिक्शन है, इस सैंपल, सो दीज आर मल्टीपल एल्गोरिदम्स। लेकिन इन सारे ट्रीज का फिर मैंने एक सिंगल प्रेडिक्शन बनाया और उनको कंबाइन किया एंड फाइनली आई गॉट दिस आउटपुट। अब ये कैसे काम करता है, अगेन इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में।
चलिए अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। व्हाट इज डिसीजन ट्री इन सुपरवाइज लर्निंग? अगेन आपसे डिसीजन ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। सो डिसीजन ट्री इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल दैट मेक्स डिसीजन बाय रिकर्सिवली पार्टीशनिंग द डेटा इनटू सबसेट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द इनपुट फीचर्स। Each internal node in the tree represents a decision based on the value of the feature, while each leaf node represents a class or regression. अब ये मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है, मेरा ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर एज 30 से कम है तो 1 है यानी यस है, अगर 30 से ग्रेटर है इट कुड बी 40 50 एज तो नो है। अगेन ये फर्स्ट डिसीजन ट्री था, अब यहां पे मैं अगेन सेकंड डिसीजन ट्री का यूज कर रहा हूं, ठीक है। दिस आर नोड, ओके, दिस आर नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड। अब इस केस में अगर ये 30 से कम है तो यस है, तो इसका मतलब है ये बंदा, ये पर्सन पिज्जा खाता है। लेकिन अगर नो है तो ये बंदा बड़े एज का है, 50 60 ओल्ड एज का है, सो वो एक्सरसाइज भी करता है, वॉक भी करता है, लेकिन पिज्जा नहीं खाता, ठीक है। लेकिन अगर पिज्जा खाता है तो अगेन दो केसेस, यस एंड नो। अगर पिज्जा खाता है तो यस से डेफिनेटली जब कोई पिज्जा खाता है तो वो अनफिट बंदा रहता है, लेकिन अगर पिज्जा नहीं खाता है तो नो है, तो वो एक फिट बंदा है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट नो वाले में, इस नोड में अगर एक्सरसाइज करता है तो यस है, अगर एक्सरसाइज नहीं करता है तो नो है, सो अनफिट है, यहाँ पे फिट है। तो हो क्या रहा है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है, सबका अपना प्रेडिक्शन है। अब इन सब प्रेडिक्शन को मैं कंबाइन करूंगा और एक सिंगल प्रेडिक्शन निकालूंगा ताकि वो फिट आ जाए मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 regularization? So regularization is nothing but it is used to prevent overfitting in machine learning. But regularization के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक्चुअली बहुत है, लेकिन दो जो नॉर्मली यूज होते हैं वो है L1 regularization एंड L2 regularization. ओके, सो ये अगेन यूज होते हैं किसके लिए, ओवरफिटिंग के लिए, ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है ना कि ओवरफिटिंग को रिमूव करने के लिए। सो कुछ लाइन में बताना कि जो L2 रेगुलराइजेशन है उसका कंप्यूटेशनल एफिशिएंट, ये कंप्यूटेशनल एफिशिएंट है, इसकी जब कंप्यूट करते हो तो एफिशिएंट है, किस वजह से, क्योंकि ये एनालिटिकल सॉल्यूशन है। लेकिन जो L1 है वो कंप्यूटेशनल इनएफिशिएंट है बिकॉज ऑफ नॉन स्पार्स केसेस, क्योंकि इसके अंदर जो मॉडल होता है वो नॉन स्पार्स होता है। नॉन स्पार्स के यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो जीरो वाला नहीं होगा, ठीक है। सेकंड कुड बी नॉन स्पार्स आउटपुट। अच्छा, एक चीज को समझो, L2 के केस में जो मॉडल का आउटपुट होगा वो नॉन स्पार्स आउटपुट्स होगा, लेकिन इन केस ऑफ L1 रेगुलराइजेशन वो स्पार्स आउटपुट्स होगा। अब आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है या स्पार्स आउटपुट्स क्या होता है। स्पार्स मैट्रिक्स में आपके जो वैल्यूज होते हैं वो जीरोज होते हैं, लेकिन नॉन स्पार्स में जीरोज नहीं होते हैं। L2 रेगुलराइजेशन में नो फीचर सिलेक्शन, यानी आप फीचर सेलेक्ट नहीं करते, बट L1 में आप फीचर सेलेक्ट करते हो क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन फीचर सिलेक्शन होता है। ओके, सो L1 एंड L2 बोथ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग और फिटिंग इन मशीन लर्निंग मॉडल, लेकिन L1 रेगुलराइजेशन एड्स, मैंने बताया था कि रेगुलराइजेशन एक पेनाल्टी टर्म ऐड करता है लॉस फंक्शन को किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को। सो L1 रेगुलराइजेशन एड्स अ पेनाल्टी टर्म टू द लॉस फंक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मॉडल्स वेट्स। अब देखना डीप लर्निंग में, अब अगर आपने न्यूरल नेटवर्क पढ़े हैं तो वहां पे वेट्स होते हैं मॉडल्स की। सो उनका जो अगर वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, एब्सोल्यूट इन केस पॉजिटिव वैल्यू, तो वो उन वैल्यूज को ऐड करता है पेनाल्टी जो लॉस फंक्शन होता है इन केस ऑफ L1 रेगुलराइजेशन। लेकिन L2 डू द सेम थिंग बट स्क्वायर ऑफ द वेट्स। मॉडल के जो वेट्स के वैल्यूज होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होंगे, उनका स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है L1 रेगुलराइजेशन टेंड्स टू प्रोड्यूस स्पार्स मॉडल्स, ठीक है, ये स्पार्स मॉडल प्रोड्यूस करता है जहां पे जीरोस वेट होते हैं, लेकिन L2 टेंड्स टू प्रोड्यूस स्मॉल यानी नॉन जीरो वेट्स। यही डिफरेंस है, आपने इसे ज्यादा आगे नहीं जाना है, अदरवाइज वो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स इन सुपरवाइज्ड लर्निंग? सम टाइम आपके पास मॉडल्स होते हैं पैरामीट्रिक, सम होते हैं नॉन पैरामीट्रिक। नाउ वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है।
पहले तो आप ये समझो कि जो पैरामीट्रिक मॉडल्स हैं, पैरामीट्रिक, वो assumption बनाता है about the functional form of the relationship between the input features and the output। आपके पास एक डेटा है, उसके अंदर एक इनपुट, कुछ इनपुट कॉलम्स है और एक टारगेट वेरिएबल है। सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम के अंदर उनका जो फंक्शनल फॉर्म है, फंक्शनल पार्ट है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप एज्यूम करता है, उस मॉडल को आप कहते हैं पैरामीट्रिक मॉडल। लेकिन वो नॉन पैरामीट्रिक मॉडल जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। वो एज्यूम नहीं करते हैं फंक्शनल पार्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल, बल्कि ये डायरेक्टली डेटा से एस्टिमेट करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप। ओके, अब देखते हैं कि जो पैरामीट्रिक मॉडल होते हैं या एल्गोरिदम होते हैं, उनके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन क्या है। बेनिफिट्स हैं कि ये सिंपलर होते हैं, बहुत ही सिंपल मॉडल्स होते हैं, इनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, लेकिन ये कम डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा होते हैं उन पे लेस ट्रेन होते हैं। और लिमिटेशन क्या है कि ये हाईली कंस्ट्रेंड हैं, ये इनको हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। लिमिटेड कम्प्लेक्सिटी एंड पुअर फिट, इनके अंदर जो डेटा आप फिट करते हो, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे भी इसका ये एक छोटा सा एडवांटेज है। तो जब आप ट्रेन करते हो तो फिट जो करते हो डेटा, ये पुअर इनका होता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका पावरफुल होते हैं और इनका परफॉर्मेंस हाई होता है। लिमिटेशन है कि ये इनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत होती है और ये स्लोअर होते हैं, इनका एग्जीक्यूशन स्लोअर होता है और ये ज़्यादातर ट्रेनिंग डेटा पर और फिटिंग की तरफ जाते हैं, यानी हर पॉइंट के पास से गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पक्का पूछता है ये क्वेश्चन, एंड हाउ इट इज यूज्ड इन सुपरवाइज लर्निंग। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। Transfer learning is a technique in which pre-trained model is used as a starting point for a new machine learning task rather than training a new model from scratch. This can save time and computational resources. आपने पहले कुछ काम किया है कंपनी में, आपने कुछ मॉडल ऑलरेडी ट्रेन किए हैं। अगेन कंपनी वालों ने आपको एक टास्क दिया है जो आपके ट्रेन मॉडल से रिलेटेड है, तो आप क्या करते हो, आप अगेन ये सारा प्रोसेस स्क्रैच से नहीं करते हो, आप उन ट्रेन मॉडल का यूज करते हो। अब इनके अंदर कुछ टेक्निक्स आप यूज जरूर करते हो, डायरेक्टली आप उन ट्रेन मॉडल्स का यूज नहीं करते हो, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, बट आप इतना समझो कि जब आप प्री ट्रेन मॉडल को यूज करते हो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर न्यू मशीन लर्निंग टास्क, न्यू प्रोजेक्ट, देन इट इज नोन एज ट्रांसफर लर्निंग। इसका फायदा ये कि आपका टाइम सेव होगा, आपका कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यानी जो टूल्स आप यूज़ करते हो, कंप्यूटेशन करते हो, फंक्शंस का इस्तेमाल करते हो, उससे आप बच पाओगे। ये तभी आप यूज़ करते हो जब आपका जो नया टास्क हो वो सिमिलर हो जो प्री ट्रेन मॉडल हो उसके। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज टास्क ए, ये आपका प्री ट्रेन मॉडल है। ठीक है, दिस इज टास्क बी फ्रॉम कंपनी, ये एक न्यू मॉडल है। तो आप प्री ट्रेन मॉडल का नॉलेज यूज करके अपने न्यू मॉडल पर यूज करते हो एंड इट विल वर्क द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड न्यूरल नेटवर्क इन सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का यहाँ पे वो आपसे फर्क पूछ रहा है। मशीन लर्निंग में आप सपोर्ट वेक्टर मशीन का इस्तेमाल करते हो, कुछ एल्गोरिदम्स है ये जो एक्चुअली एक हाइपर पैरामीटर प्लान का यूज़ करते हैं, जो आपके डेटा के अंदर जो क्लासेस हैं, लेट्स से आपके कस्टमर है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो, लेट्स से आपका एक शॉप है, वहाँ पे कुछ बायर्स हैं, आपके कस्टमर हैं जो आपसे मोबाइल फ़ोन लेते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे वॉच लेते हैं। तो अगर आपने उन डेटा के अंदर क्लासेस बनाने हैं, वॉच वाले कस्टमर का अलग क्लास एंड मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वाले कस्टमर का अलग क्लास, तो उसके लिए आप मशीन लर्निंग के अंदर सपोर्ट वेक्टर मशीन का इस्तेमाल करते हो। लेट्स से अभी के लिए दिस डेटा पॉइंट्स आर वॉच वाले कस्टमर एंड दिस डेटा पॉइंट आर मोबाइल वाले कस्टमर, तो ये एक अलग क्लास हो गया, ये एक अलग क्लास हो गया। तो इसके बीच में जो भी हाइपर प्लेन आपने खींचा है, दिस इज नथिंग बट इट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब इसके अंदर बहुत सारे फंडे हैं, इसके अंदर बहुत सारा मैथमेटिक्स है, कोडिंग पार्ट है, अगेन आपको मिल जाएगा मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में। आई थिंक मैंने इसका वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। डीप लर्निंग के केस में क्या होता है, सो न्यूरल नेटवर्क भी सेम काम करता है। ठीक है, जब आप क्लासीफायर यूज करते हो, क्लासेस बनाते हो, सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है डीप लर्निंग का, लेकिन आप इतना समझो कि जो
सपोर्ट वेक्टर मशीन है मशीन लर्निंग के अंदर, ये एक लीनियर क्लासीफायर है, लीनियर क्लासेस बनाते हैं। लेकिन जो न्यूरल नेटवर्क है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप के पर काम करता है। बस आपने इतना डिफरेंस देना है कि ये दोनों के दोनों इस सेम काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्लासेस बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डेटा लीनियर है देन सपोर्ट वेक्टर मशीन इज द बेस्ट, बट if your data is non-linear then neural network is best thing. Okay, deep learning. Okay, next question. अच्छा, ये क्वेश्चन ग्रेडियंट डिसेंट से रिलेटेड है। अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट का कोई आइडिया है देन ये क्वेश्चन आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेडियंट डिसेंट के टाइप्स है बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो अगेन वो आपसे फर्क पूछ सकते हैं कि इन दो में फर्क क्या है। So batch gradient descent is a technique for minimizing the loss function of a machine learning model by updating the model weight based on the average of the gradients of the loss function over a batch of training examples। ठीक है, ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के ऊपर जब आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करते हो तो ये मिनिमाइज करता है लॉस फंक्शन को, किसी मशीन लर्निंग मॉडल को, मॉडल के वेट्स को अपडेट करते हुए। लेकिन जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है वो भी सेम काम करता है, अपडेट करता है मॉडल वेट्स को, लेकिन ये ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए लॉस फंक्शन पर फॉर अ सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल। इसके लिए ट्रेनिंग डाटा की जरूरत, ज्यादा ट्रेनिंग डाटा की जरूरत नहीं पड़ती, एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल की जरूरत पड़ती है एट अ सेम टाइम, और ये फास्टर होता है क्योंकि एक टाइम पे एक सिंगल ट्रेनिंग डाटा पे काम करता है। ठीक है, और कंप्यूटेशनली मोर एफिशिएंट होता है, और ये हम नॉर्मली जब बड़े डेटा सेट होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगेन इसके अंदर बहुत सारे फंडे हैं, लाइक व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट, व्हाट इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मैथमेटिक्स क्या है, इसके पीछे कब इस्तेमाल करता है, मैं डिटेल के साथ इन पर वीडियो बनाऊंगा। बट दैट वाज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, तो आप इसको अभी के लिए याद रख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखे मशीन लर्निंग के कई इंटरेस्टिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप इनको पढ़ लेना। अगर आपने वो 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसको एक्सेस करना, और इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाजमी लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।